नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स को डिटेल में कवर किया था। आज के इस सेशन में हम इनडायरेक्ट टैक्स को समझने वाले हैं। तो देखिए, ये वो टैक्स है जो हम सब हर रोज़ देते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। जब हम शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं या मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तब हम एक इनडायरेक्ट टैक्स भर रहे होते हैं। तो चलिए समझते हैं ये होता क्या है और ये कैसे काम करता है। यहाँ पे पहला पॉइंट है, इट इज ए टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स का सीधा संबंध होता है हमारे खर्चे से। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई सर्विस का यूज करते हैं, जैसे कि मूवी टिकट, रेस्टोरेंट बिल या मोबाइल रिचार्ज, तब ये टैक्स लगता है। इसका मतलब ये टैक्स हमारे एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन पर लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज कलेक्टेड बाय एन इंटरमीडियरी फ्रॉम द कंज्यूमर। तो देखिए, हम ये टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते, इसे कलेक्ट करता है एक इंटरमीडियरी, जैसे कि दुकान का मालिक या सर्विस प्रोवाइडर। ये लोग हमसे पैसा लेते वक्त टैक्स भी ले लेते हैं और बाद में वो गवर्नमेंट को जमा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हियर द टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड फ्रॉम द सप्लायर टू द एंड कंज्यूमर। तो देखिए, ये सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि टैक्स का एक्चुअल बर्डन एंड कंज्यूमर पे ही पड़ता है। यहाँ पे जो व्यक्ति प्रोडक्ट बेच रहा है वो सिर्फ बीच का मीडियम है। अंत में टैक्स का बोझ आप ही उठाते हैं एज ए फाइनल कंज्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट है, द कंज्यूमर पेज इट इनडायरेक्टली वाइल परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम ये टैक्स इनडायरेक्टली पे करते हैं। जब आप बिल देखते हैं और उस पर लिखा होता है जीएसटी इंक्लूडेड, तब समझ जाइए आपने टैक्स दे दिया है। पर आपने ये टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं दिया, बल्कि सेलर के थ्रू दिया है। तो दोस्तों, ये था इनडायरेक्ट टैक्स का एक बेसिक ब्रेकडाउन। सिंपल शब्दों में, आप जब भी कुछ खरीदते हैं, आप खुद से बिना जाने भी टैक्स भर रहे होते हैं और इसीलिए इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम जानेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। ये टैक्सेस सिर्फ आपसे साइलेंटली चार्ज नहीं होते, बल्कि इनकी कुछ खास बातें भी होती है जो इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। तो चलिए एक एक पॉइंट को सिंपल भाषा में समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला फीचर है कि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है, यानी प्रोड्यूसर या सेलर टैक्स गवर्नमेंट को जरूर देता है, लेकिन पैसा वो आपसे यानी कंज्यूमर से ही लेता है। तो असली में ये टैक्स आप ही भरते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली। दूसरा फीचर है कि ये टैक्स सप्लाई चेन के हर स्टेज पे कलेक्ट होता है। जब रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनता है और फिर होलसेलर और रिटेलर तक आता है, तो हर स्टेप पे कुछ ना कुछ टैक्स ऐड हो जाता है। इसलिए इसे मल्टी स्टेज टैक्स भी कहा जाता है। यहाँ पे तीसरा फीचर है, इट हैज इन्फ्लेशनरी पोटेंशियल, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स प्राइसेज को बढ़ा सकता है। जब हर स्टेज पे टैक्स लगता है तो एंड में प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसी वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेज का इन्फ्लेशनरी इफेक्ट भी होता है। यहाँ पे चौथा फीचर है इसका रिग्रेसिव नेचर। तो देखिए, एक ही प्रोडक्ट पे सभी इनकम ग्रुप्स को सेम टैक्स देना पड़ता है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। तो ये सिस्टम कभी कभी लो इनकम लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा बर्डन क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए एक शैम्पू का बोतल 100 का है और उस पर 18% जीएसटी लगता है। यहाँ पे दोस्तों, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब एक गरीब आदमी जिसका मंथली इनकम 10,000 है और एक अमीर आदमी जिसका मंथली इनकम 1 लाख है, दोनों ने वही शैम्पू खरीदा। यहाँ पे दोनों ने 18 रुपया जीएसटी दिया, लेकिन गरीब आदमी के लिए ये उसकी इनकम का काफ़ी बड़ा हिस्सा है, जबकि अमीर आदमी के लिए ये नेग्लिजिबल है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव कहा जाता है, क्योंकि ये रिलेटिवली ज़्यादा बर्डन गरीब पर डालता है और इनकम के हिसाब से अनफेयर होता है। यहाँ पे पांचवा फीचर है कि इनडायरेक्ट टैक्सेज का कलेक्शन ईजी होता है। ये सेलर्स के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, इसलिए गवर्नमेंट को अलग अलग लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता। यहाँ पे कॉम्प्लाइंस भी ज़्यादा होती है और रेवेन्यू स्मूथली आता है। यहाँ पे दोस्तों आखिरी फीचर है कि ये गवर्नमेंट के लिए एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है।
चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस से उनको बड़ा पैसा मिलता है, जिससे पब्लिक सर्विसेज, स्कीम्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ की फीचर्स। इन्हें समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर प्रोडक्ट की कॉस्ट और हमारे खर्चे पर सीधा असर डालते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्सेज, जो 2017 के बाद इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम का एक मेजर पार्ट बन चुका है। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी होता क्या है। तो देखिए, इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विस दोनों के सप्लाई पर लगता है। इसका मतलब है कि चाहे आप कोई प्रोडक्ट खरीदे या सर्विस ले, जीएसटी दोनों पर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीएसटी रिप्लेस्ड मल्टीपल सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेज लाइक वेट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स ईटीसी, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 एज ए डेस्टिनेशन बेस्ड एंड वैल्यू एडेड टैक्स। तो दोस्तों, जीएसटी को 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका मेन एम था एक सिंगल और यूनिफाइड टैक्स सिस्टम क्रिएट करना। इसने कई सारे पुराने टैक्सेज को रिप्लेस कर दिया, जैसे कि वेट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और कई स्टेट लेवल टैक्सेज भी। जीएसटी को एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी माना जाता है। इसका मतलब है ये टैक्स उस जगह पर लगता है जहां पर गुड या सर्विस कंज्यूम होती है, ना कि जहां से वो ओरिजिनेट होती है। साथ ही ये टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स भी है, यानी हर प्रोडक्शन स्टेज पर सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगता है, जो कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करता है। अब बात करते हैं जीएसटी के स्लैब्स की, जो अलग अलग गुड्स और सर्विसेज के लिए डिसाइड किए गए हैं। इंडिया में करेंटली 5 मेजर स्लैब्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। यहाँ पे हर स्लैब में अलग अलग चीज़ें आती है, जैसे एसेंशियल गुड्स मोस्टली 0% या 5% स्लैब में होती है, जबकि लग्जरी गुड्स 28% तक के स्लैब में आती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा जीएसटी ने हमारे टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई किया है, ट्रांसपेरेंट बनाया है और कंप्लायंस भी ईजी बनाई है। अब हम समझेंगे जीएसटी के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। यहाँ पे इसका पहला कंपोनेंट है सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जब कोई ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट के अंदर होता है, यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है उसे कहते हैं सीजीएसटी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू का पार्ट बनता है। अब बात करते हैं एसजीएसटी, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो देखिए, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन इंट्रा स्टेट बट इट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट। यानी कि जब कोई ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट के अंदर होता है, यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो सीजीएसटी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा कलेक्ट करती है, जिसे कहते हैं एसजीएसटी। तो चलिए अब सीजीएसटी और एसजीएसटी को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो देखिए, जब कोई कस्टमर और सेलर दोनों एक ही स्टेट में होते हैं, जैसे मान लीजिए आप मुंबई में एक लैपटॉप खरीद रहे हैं और शॉप भी मुंबई की ही है, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाता है। ऐसे में टोटल जीएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला है सीजीएसटी, जो सेंटर को जाता है, और दूसरा है एसजीएसटी, जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। अब मान लीजिए लैपटॉप की प्राइस है 1 लाख, और अगर लैपटॉप पर 18% जीएसटी लगती है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा। यानी 1 लाख के लैपटॉप पर 9000 सीजीएसटी और 9000 एसजीएसटी लगकर टोटल 1,18,000 का बिल बनेगा। अब डिस्कस करते हैं यूटी जीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। तो जब ट्रांजैक्शन किसी यूनियन टेरिटोरी में होता है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार या चंडीगढ़, तो वहाँ एसजीएसटी की जगह लगता है यूटी जीएसटी। ये टैक्स यूनियन टेरिटोरी एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्ट करता है। जैसे अगर आप अंडमान में एक फ्रिज खरीदते हैं, तो जीएसटी का 9% सीजीएसटी सेंटर को और 9% यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटोरी एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है।
अब बात करते हैं IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। तो देखिए, जब ट्रांजैक्शन दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में होता है, यानी इंटर स्टेट सप्लाई या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा हो, तो लगता है IGST। ये टैक्स सेंटर कलेक्ट करता है और बाद में उसका हिस्सा रिलेटेड स्टेट्स के साथ शेयर किया जाता है। जैसे अगर एक सेलर गुजरात से दिल्ली में किसी बायर को LED टीवी भेजता है और 18% IGST लगता है, तो उसे सेंटर कलेक्ट करता है और बाद में गुजरात और दिल्ली के बीच में बांटा जाता है। तो दोस्तों, ये थे GST के 4 मेजर कंपोनेंट्स जो हमारे टैक्स सिस्टम को फेडरल और बैलेंस बनाते हैं, सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन टैक्सेज की जो GST के आने से पहले इंडिया में लगते थे, जिन्हें हम कहते हैं प्री GST इनडायरेक्ट टैक्सेज। इनमें से ज़्यादातर टैक्सेज अब GST में मर्ज हो चुके हैं, लेकिन कुछ केसेज में ये अब भी अप्लीकेबल है। तो चलिए हर एक को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी की। तो देखिए, ये एक ऐसा टैक्स था जो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर लगता था, यानी जब कोई चीज़ फैक्ट्री में बनाई जाती थी तभी उस पर एक्साइज ड्यूटी लग जाता था, चाहे वो मार्केट में बिकी हो या नहीं। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट की जाती थी। लेकिन GST के बाद ये ड्यूटी मोस्टली हटा दी गई है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और टोबैको प्रोडक्ट्स पर आज भी एक्साइज ड्यूटी लागू है, क्योंकि इन्हें अभी तक GST के एम्बिट में इंक्लूड नहीं किया गया है। यहाँ पे अगला टैक्स है सर्विस टैक्स, जो हर तरह की सर्विसेज पर लगता था, जैसे टेलीकॉम, इंश्योरेंस, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी और कंसल्टेंसी। ये भी एक सेंट्रल टैक्स था जिसका स्टैंडर्ड रेट 15% तक था, लेकिन GST आने के बाद सर्विस टैक्स को पूरी तरह से सब्ज्यूम कर दिया गया है और अब सारी सर्विसेज पर GST लगता है। इससे टैक्स स्ट्रक्चर ज़्यादा यूनिफॉर्म हो गया है और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कंप्लायंस ईजी बन गया है। अब बात करते हैं वैल्यू एडेड टैक्स की। तो देखिए, ये एक स्टेट लेवल टैक्स था जो इंट्रा स्टेट सेल्स ऑफ गुड्स पर लगता था, यानी जब कोई माल एक ही स्टेट के अंदर बिकता था तो इसे लागू किया जाता था। हर स्टेट का वैट रेट अलग होता था, जिसकी वजह से बिजनेस करना कॉम्प्लेक्स होता था। GST के आने के बाद वैट को मोस्टली रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जैसे आइटम्स पर आज भी वैट लगता है, क्योंकि ये GST के स्कोप में नहीं लाए गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल सेल्स टैक्स के बारे में। तो देखिए, ये एक सेंट्रल टैक्स था जो इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स पर लागू होता था, यानी अगर माल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता था तो ये लगता था। GST के आने के बाद इसका जगह IGST ने ले ली है, जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई होता है। लेकिन जो आइटम्स GST के अंडर नहीं आते, जैसे पेट्रोलियम या एल्कोहल, उनकी इंटर स्टेट सेल्स पर आज भी CST एप्लीकेबल हो सकता है। यहाँ पे आखिर में बात करते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स की। तो देखिए, ये टैक्स पहले सिनेमा टिकट्स, कॉन्सर्ट्स, एम्यूजमेंट पार्क्स और इवेंट्स जैसे एंटरटेनमेंट्स पर लगता था। ये भी एक स्टेट लेवल या कभी कभी लोकल लेवल टैक्स होता था, जिसका रेट हर जगह अलग होता था। GST आने के बाद ज़्यादातर एंटरटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज GST के अंडर आ गई है, लेकिन कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और लोकल बॉडीज आज भी अपना लोकल एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज करती है, खासकर सिनेमा हॉल्स या लोकल इवेंट्स पर। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्री GST इनडायरेक्ट टैक्सेज, जिनमें से अधिकतर आज के टाइम में हिस्ट्री बन चुके हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस अब भी हैं, खासतौर पर उन आइटम्स पर जो अभी तक GST के स्कोप में नहीं लाए गए हैं। यहाँ पे हमने समझा GST ने ओवरऑल टैक्सेशन सिस्टम को ज़्यादा सिंप्लीफाइड, ट्रांसपेरेंट और यूनिफॉर्म बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे नॉन GST इनडायरेक्ट टैक्सेज के बारे में। तो देखिए, अब तक हमने बात की उन टैक्सेज की जो GST में मार्ज हो चुके हैं, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेज ऐसे भी हैं जो अभी भी GST के स्कोप में नहीं आते। इन्हें हम कहते हैं नॉन GST इनडायरेक्ट टैक्सेज। तो चलिए इन टैक्सेज को एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कस्टम्स ड्यूटी के बारे में।
तो देखिए इट इज़ लेविड ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, यानी कि ये एक ऐसा टैक्स है जो फॉरेन ट्रेड पर लगता है, यानी जब गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया के बाहर से आता है तो उस पर कस्टम्स ड्यूटी लगती है। ये जीएसटी का पार्ट नहीं है और इसे अभी सेपरेटली सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। कस्टम्स ड्यूटी का सबसे बेसिक फॉर्म है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। ये ड्यूटी हर इंपोर्टेड गुड पर स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से लगती है। इसका मेन एम होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना और रेवेन्यू जनरेट करना। नेक्स्ट है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो देखिए जब कोई फॉरेन कंपनी अपना सामान इंडिया में बहुत ही सस्ते दाम पर बेचती है, इतना सस्ता कि उस प्राइस में इंडियन कंपनीज कॉम्पीट ही नहीं कर पाती, तो इस प्रोसेस को डंपिंग कहा जाता है। ये देश की लोकल इंडस्ट्रीज के लिए खतरा बन जाता है क्योंकि उनका बिजनेस बंद होने लगता है। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। तो ये एक तरह का एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो उस सस्ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर लगता है ताकि उसका प्राइस बढ़ जाए और कंपटीशन फेयर हो जाए। इससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और उनका बिजनेस सेफ रहता है। यहाँ पे नेक्स्ट है सेफगार्ड ड्यूटी। तो ये एक टेम्पोररी मेजर होता है। जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंपोर्ट इतना बढ़ जाता है कि वो इंडियन इंडस्ट्री को थ्रेट देने लगता है, तो गवर्नमेंट ये ड्यूटी लगाकर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को सेफगार्ड करती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा कस्टम्स ड्यूटी एक इम्पोर्टेंट नॉन जीएसटी टैक्स है जो इंडिया के एक्सटर्नल ट्रेड को रेगुलेट करता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नॉन जीएसटी टैक्स पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंप ड्यूटी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। तो देखिए इट इज़ लेविड ऑन लीगल डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो लगता है लीगल डॉक्यूमेंट्स पर, जैसे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, सेल डीड्स, गिफ्ट डीड्स, लीज एग्रीमेंट्स और फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। जब भी हम किसी लीगल पेपर को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस पर स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय आपको एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। ये प्रूफ होता है कि आपने एग्रीमेंट को लीगली रजिस्टर करवा लिया है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टैंप ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा कलेक्ट की जाती है। हर स्टेट का अपना रेट होता है, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल में अलग अलग स्टैंप ड्यूटी चार्ज किए जाते हैं, यानी कि ये सेंट्रल जीएसटी सिस्टम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो इसे जीएसटी का पार्ट इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि अकॉर्डिंग टू द 7th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट लिस्ट में आता है, यानी स्टेट्स का एक्सक्लूसिव राइट है इसे कलेक्ट करने का। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा स्टैंप ड्यूटी एक एसेंशियल नॉन जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है जो हर किसी को लीगल प्रॉपर्टी या एग्रीमेंट करते वक्त देना पड़ता है। ये जीएसटी से अलग होता है और डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टैक्स पे। तो अब हम समझने वाले हैं टोल टैक्स एंड रोड टैक्स के बारे में। ये दोनों टैक्सेज ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। तो देखिए टोल टैक्स और रोड टैक्स दोनों ही ऐसे चार्जेस हैं जो रोड या हाईवे का यूज करने के लिए दिए जाते हैं। जब हम किसी एक्सप्रेसवे, ब्रिज या हाईवे से गुजरते हैं तो हमें टोल बूथ पर चार्ज देना पड़ता है, इसे ही टोल टैक्स कहते हैं। जबकि रोड टैक्स जनरली व्हीकल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किया जाता है। अब सवाल आता है कि ये किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो देखिए ये टैक्सेज अलग अलग अथॉरिटीज के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज। टोल टैक्स मोस्टली हाईवेज पर लगता है, जबकि रोड टैक्स व्हीकल रजिस्ट्रेशन के टाइम पर लगता है। रोड टैक्स मोस्टली वन टाइम पेमेंट होता है, लेकिन कुछ स्टेट्स में ईयरली भी होता है, यानी कि रोड टैक्स की अमाउंट व्हीकल के टाइप, प्राइस, फ्यूल टाइप और स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग होती है।
यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये दोनों ही टैक्सेज जीएसटी के स्कोप में नहीं आते। इनका कलेक्शन और यूजेज कम्प्लीटली जीएसटी से अलग होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के तहत स्टेट या लोकल अथॉरिटीज के पास रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा टोल टैक्स और रोड टैक्स एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए चार्ज किए जाते हैं। इनका अलग मैकेनिज्म है जो डायरेक्टली आपके ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड होता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टैक्स पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के बारे में। तो देखिए, इट इज़ लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि यह एक ऐसा टैक्स है जो स्टेट्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी की सेल और यूज पर लगाया जाता है। तो दोस्तों, जब हम घर में या ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो इस यूज पर एक ड्यूटी चार्ज की जाती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगता। ये इसलिए क्योंकि ये एक अलग फॉर्म ऑफ टैक्स है जो स्टेट लेवल पे लगता है और जीएसटी से अलग होता है। इसलिए हर स्टेट इस ड्यूटी को अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चार्ज करती है और उसी रेवेन्यू का यूज रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स में करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक एसेंशियल नॉन जीएसटी टैक्स है जो इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगता है। ये टैक्स जीएसटी के रूल्स के अंडर नहीं आता और अपना अलग फ्रेमवर्क फॉलो करता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टैक्स पे। तो अब हम बात करेंगे व्हीकल टैक्स, जिसे मोटर व्हीकल टैक्स भी कहा जाता है। तो देखिए, ये एक वन टाइम टैक्स होता है जिसे तब पे किया जाता है जब आप कोई नई व्हीकल जैसे कार, बाइक या कॉमर्शियल व्हीकल रजिस्टर करवाते हैं। ये टैक्स व्हीकल की कॉस्ट, कैटेगरी और इंजन कैपेसिटी के बेस पर कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये टैक्स स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। हर स्टेट का अपना रूल होता है और इसीलिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल में अलग अलग रेट इसका हो सकता है। कुछ स्टेट्स में लाइफ टाइम टैक्स होता है जबकि कुछ में पीरियोडिक रिन्यूअल भी होता है। यहाँ पे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि व्हीकल टैक्स का लीगल बेस है मोटर व्हीकल एक्ट। इसके अंडर स्टेट्स को यह पावर दी गई है कि वो अपने एरिया में व्हीकल के रजिस्ट्रेशन और यूज पर टैक्स लगा सके। ये जीएसटी का पार्ट नहीं है और स्टेट्स इसे अपने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड मेंटेनेंस के लिए यूज करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने समझा व्हीकल टैक्स एक इम्पोर्टेंट नॉन जीएसटी टैक्स है जो आपको नई गाड़ी लेते वक्त देना पड़ता है और ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो ये थे नॉन जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेज। ये अभी भी अलग से लगते हैं और जीएसटी के अंडर नहीं आते। इस स्लाइड में हमने समझा कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगता है, स्टाम्प ड्यूटी लीगल पेपर और प्रॉपर्टी पर होता है, टोल टैक्स और रोड टैक्स रोड यूज के लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिजली के यूज पर लगता है, जबकि व्हीकल टैक्स गाड़ी रजिस्टर करवाते वक्त लगता है। यहाँ पे हमने ये भी समझा ये टैक्सेज अलग एजेंसीज कलेक्ट करती है जैसे स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।